प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया के दूसरे संस्करण का किया उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पिछले 9 वर्षों में अंत्योदय की भावना से किया काम। और पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने गन्ना काश्तकारों को खड़े बकायों की अदायगी अगले वर्ष 31 मार्च तक करवाने के दिए निर्देश। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की खाद्य विविधता वैश्विक निवेशकों के लिए लाभकारी है। नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि भारत में जितनी सांस्कृतिक विविधता है उतनी ही खाद्य विविधता भी है और भारत की महिलाओं में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अगुवाई करने की स्वाभाविक क्षमता है। पिछले 9 वर्षों में हमारे कृषि निर्यात में प्रोसेस्ड फूड का हिस्सा 13 से बढ़कर 23% हो गया है। 13 to 23। 9 सालों में प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट में करीब करीब 150% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की निवेश आधारित नीतियां देश को खाद्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। उन्होंने इस अवसर पर 1 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए प्रारंभिक पूंजी सहायता वितरित की और वर्ल्ड फूड इंडिया के अंग के रूप में फूड स्ट्रीट का उद्घाटन भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में अंत्योदय की भावना से काम हुआ है। करनाल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उन्होंने हरियाणा के लिए कई सौगात दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद व क्षेत्रवाद की राजनीति का समापन कर हरियाणा सरकार ने राज्य के प्रत्येक क्षेत्र व वर्ग के विकास के लिए कार्य किया है। हरियाणा को विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार से पिछले 9 वर्षों में 1,32,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई है, जो कि पिछली सरकारों के मुकाबले अधिक है। मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी नरेंद्र मोदी जी करने वाले। एक तीर्थ यात्रा योजना का फायदा लेकर सभी के सभी लोग पहले रामलला के दर्शन करने जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा की भूमि किसानों व वीरों की भूमि है और यहाँ के किसान देश का अन्न भंडार भर रहे हैं। वहीं सीमा पर तैनात जवानों में राज्य के जवान भी रक्षा कर रहे हैं। यही हरियाणा है जो कृषि और डेयरी का कीर्तिमान गढ़ने वाला राज्य बना और यही हरियाणा है जो भारत की भूख मिटाने के लिए अन्न का भंडार बनकर समग्र देश के गरीबों के पेट में अन्न पहुंचाने का काम करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में केंद्र सरकार की विकास योजनाओं को हरियाणा में निरंतर लागू किया जा रहा है। राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें और बुनियादी ढांचा इत्यादि क्षेत्रों का लगातार विकास जारी है। राज्य सरकार गरीब कल्याण के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय सिद्धांत को साकार कर रही है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 जनवरी 2024 से राज्य में सामाजिक पेंशन के लाभार्थियों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन देने का ऐलान किया। आज भी वो बाज नहीं आ रहे उन बातों से। जातिगत पॉलिटिक्स आज भी करते हैं। अभी हमने देखा होगा उप मुख्यमंत्रियों का शोषा सब पार्टियों ने छोड़ रखा है। हम आएंगे, इतने उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस जाति में से बनाएंगे। उन्होंने अपनी सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों का भी जिक्र अपने संबोधन के दौरान किया।
पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने कहा कि गन्ना काश्तकारों के गोल्डन संदर मील की और खड़े बकायों की अदायगी अगले वर्ष 31 मार्च तक करवा दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री ने चंडीगढ़ में विभाग के अधिकारियों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बैठक के दौरान यह बात कहते हुए कपूरथला के डिप्टी कमिश्नर को हिदायत दी कि मौजूदा मिल मालिकों की तरफ से किसानों को 9 करोड़ 72 लाख रुपए की अदायगी यकीनी बनाई जाए और इस साल गन्ने की पिड़ाई का सीजन शुरू होने से पहले लगभग 2 करोड़ रुपए की पहली किश्त अदा करवाई जाए। उन्होंने गोल्डन संदर मिल के डिफॉल्टर मालिकों की जायदादें जब्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है और किसी को भी किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायती मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने पंचायती जमीनों से कब्जे छुड़वाने की मुहिम तेज करने की समूह फील्ड अधिकारियों को हिदायत की है। उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान फील्ड अधिकारियों को 15 दिन के भीतर अपनी अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा अब तक 11,859 एकड़ पंचायती जमीनों से कब्जा छुड़वाया जा चुका है और राज्य भर में 6,657 एकड़ पंचायती जमीन के कब्जा वारंट तैयार हैं। उन्होंने जिला अधिकारियों को पेंडिंग कब्जा वारंटों पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा। उन्होंने उच्च अदालतों में चलते मामलों की उचित पैरवी करने पर जोर देते हुए फील्ड के सीनियर अधिकारियों को अदालतों में सुनवाई के दौरान निजी तौर पर पेश होने के लिए कहा। कैबिनेट मंत्री ने समूह डिप्टी कमिश्नर और एसएसपीजी को पंचायती जमीनों से कब्जा छुड़वाने के लिए विभाग के अधिकारियों को अपेक्षित प्रशासनिक सहायता मुहैया करवाने की भी हिदायत की है। पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग की ओर से पेंशन धारकों में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने को बढ़ावा देने के लिए डीएलसी अभियान 2 की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य पेंशन प्राप्त करने वालों के बीच डिजिटल माध्यम से अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की सुविधाजनक और सुरक्षित प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। केंद्र सरकार के सभी पेंशन धारकों के साथ साथ पेंशन वितरण प्राधिकरणों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से डीओपीपीडब्ल्यू ने पिछले वर्ष नवंबर में 37 शहरों में एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया था। इस वर्ष 1 से 30 नवंबर तक देश के 100 शहरों में पेंशन वितरण बैंकों, मंत्रालय, विभागों इत्यादि के सहयोग से 50 लाख पेंशन धारकों के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। पेंशन वितरण करने वाले बैंकों, पेंशन भोगी संघों, विनिवेश विभाग, यूआईडीएआई और पत्र सूचना कार्यालय सहित विभिन्न भागीदारों के सहयोग से डीओपीपीडब्ल्यू पेंशन धारकों के जीवन को सरल और आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। चंडीगढ़ में इसी अभियान के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से आज और कल विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। चंडीगढ़ में पेंशन धारकों को इस अभियान के अंतर्गत सूचना युक्त शिविरों में भाग लेने और डिजिटल सबमिशन प्रक्रिया को जानने के अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सारे लोग जो है अपना डीएलसी करा रहे हैं और जो डीएलसी का जो हमारा 2.0 कैंपेन है वो बड़ी सफलतापूर्वक जो है यहाँ पर चलाया जा रहा है और सभी लोगों का जिनका भी डीएलसी हो सकता है उन सभी का किया जा रहा है और बुजुर्ग लोगों को खासकर अगर जरूरत पड़ रही है तो हम उनके घर जाने के लिए भी यहाँ पे आ रखे हैं कि उनका घर पे जाके या हॉस्पिटल में जाके उनका डीएलसी कर सकें। वहीं आज शिविर में पहुंचे पेंशन धारकों ने सरकार के इस प्रयास की सराहना की। कहूँगा कि जितने भी पेंशन लेने वाले लोग हैं वो आए, आपके साथ में जुड़े, जिससे आप उनका टाइम भी बचे और उनको बेस्ट सुविधा मिले। और आज मैं जो आकर सवेरे देखा तो वो नया सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। उस मैंने सिर्फ हार्डली 2 मिनट लगे ने। टेलीफोन, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर और आधार नंबर इस बेस से और 2 मिनट में मेरा जो है सर्टिफिकेट जो है उसका मैसेज आ गया है। एसबीआई चंडीगढ़ सेक्टर 7 के चीफ मैनेजर ने डीडी न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि शहर में एसबीआई के विभिन्न शाखाओं पर लगाए विशेष शिविरों में जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से जमा करवाने के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। जो अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन करने में बहुत इजी हुई है और दूसरा जो हमारे ओल्ड एज कस्टमर हैं उनके लिए भी सहूलियत है, क्योंकि सबके घर पे अपना बच्चे हैं जो इस ऐप को डाउनलोड करके और वो घर पे भी कर सकते हैं, अदरवाइज विद द हेल्प ऑफ बैंक हम इस चीज़ को कर सकते हैं। चंडीगढ़ विजिलेंस सेल की ओर से गत 3 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मनाए जा रहे जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत कल सेक्टर 46 के जीएसएसएस में
SPA दफ्तर सेक्टर 18 और जनगणना कार्यालय सेक्टर 19 सहित कुछ खास स्थानों पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसी दौरान कर्मचारियों और विद्यार्थियों को भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाएगी। सेक्टर 46 के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में डिबेट मुकाबले करवाए गए, जिसका विषय भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें रखा गया। इस अवसर पर सतर्कता हेल्पलाइन नंबर 8360817378 व विभाग की ईमेल इत्यादि के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया गया कि इन पर संपर्क करके भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। रेलवे त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 115 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। दिल्ली मंडल के रेल प्रबंधक सुखिंदर सिंह ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय 61 विशेष रेलगाड़ियां चल रही हैं। दिवाली और छठ के दौरान जल्द ही 55 और रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 47 और आनंद विहार स्टेशन पर 45 अतिरिक्त बुकिंग काउंटर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सहायता और मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण स्टेशनों पर मे आई हेल्प यू बूथ चालू रहेंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे यह सुनिश्चित करेगा कि अंतिम समय में प्लेटफॉर्म पर कोई बदलाव न हो। रेल प्रबंधक ने कहा कि अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर 1300 रेलवे सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या फिर से सामने आ रही है। दिल्ली में आज भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। बदतर होते हालात को देखते हुए दिल्ली में ग्रेप का चरण लागू कर दिया गया, यानी अभी आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर और ध्वस्तीकरण के कार्य पूरी तरह बंद रहेंगे। BS3 मानकों वाले पेट्रोल और BS4 मानकों वाले डीजल वाहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली NCR के प्राइमरी स्कूलों को आज और कल यानी 3 और 4 नवंबर को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इसी दौरान बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। बढ़ते प्रदूषण के चलते बच्चे और बुजुर्गों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वह दिल्ली में फिलहाल प्रदूषण से राहत मिलने के आसार भी नजर नहीं आ रहे। इस बीच वायु गुणवत्ता के विश्लेषण के आधारित एक रिपोर्ट ने बताया कि देश की राजधानी पिछले 5 सालों से भारत का सबसे प्रदूषित शहर बनी हुई है। पिछले 5 सालों में वायु गुणवत्ता के आधार पर एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां देश के 4 प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता में वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है, पंजाब और हरियाणा के कई शहरों में भी वायु प्रदूषण के बढ़ने से समोग देखने को मिल रही है। दोनों राज्य सरकारों की ओर से किसानों को पराली न जलाने की अपील भी की जा रही है ताकि बढ़ रहे वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने द्वारा शानदार प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य के खिलाड़ियों ने कुश्ती में 3 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक जीते हैं। वहीं साइकिलिंग ट्रैक इवेंट में पहले दिन 1 स्वर्ण, 1 चांदी और 1 कांस्य पदक जीतने में सफलता प्राप्त की। कुश्ती के मुकाबले के 62 किलो भार वर्ग में मनीषा ने, 76 किलो भार वर्ग में रिकिता हुड्डा और 130 किलोग्राम भार वर्ग में प्रवेश ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं 67 किलो भार वर्ग में अनिल ने, 57 किलो भार वर्ग में उदय ने और 97 किलोग्राम भार वर्ग में विक्की और प्रवीण चाहर ने हरियाणा को कांस्य पदक दिलाया। राज्य की गतका टीम की ओर से 2 कांस्य पदक भी जीते गए। हरियाणा गतका एसोसिएशन के सचिव स्वर्ण सिंह ने राज्य सरकार और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा दी जा रही सुविधाओं पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हरियाणा में खेलों और खिलाड़ियों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार खिलाड़ियों के हित में फैसले ले रहे हैं। जो फरी छोटी इंडिविजुअल ग्रुप में सुनिधि ने हरियाणा से जो तीसरा स्थान प्राप्त करके ब्रोंज मेडल प्राप्त किया है, अपना जसविंदर सिंह जी हैं, इन्होंने भी डेमोस्ट्रेशन में जो दिल्ली और अन्य राज्यों को हराकर कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता है और हरियाणा का नाम ऊंचा किया है। मैं 76 किलोग्राम में कल मैंने गोल्ड मेडल जीता है। मेरी अपोनेंट यूपी से थी दिव्या काकरान, उनके साथ मेरा 10-0 का स्कोर से कुश्ती चली है। मेरे इस नेशनल गोल्ड मेडल में सबका मेन हाथ जो है मनदीप कोच, मेरे मम्मी पापा। राष्ट्रीय खेलों में देश के बाकी राज्यों को पिछाड़ते हुए हरियाणा पदक तालिका में तीसरे स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र पदक तालिका में पहले और सेना दूसरे स्थान पर है। गौरतलब है कि मार्शल आर्ट की गतका स्पर्धा के मुकाबले कल संपन्न हो गए। पुरुषों के मुकाबले में पंजाब ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि महिलाओं की गतका स्पर्धा का स्वर्ण चंडीगढ़ के नाम रहा। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।